नमस्कार बहनों और भाइयों। आज मैं मर्माहत हूँ। हमारे परम मित्र डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी का देहांत 25 जुलाई को 2:30 AM यानी रात्रि बेला में ही देहांत हो गया। अब ये कहें कि 24 जुलाई के रात्रि बेला में ही देहांत हुआ, 12 बजे के बाद हुआ, इसलिए 2:30 AM का मतलब हुआ कि 25 तारीख कहा जाएगा। तब से हम लोग इतने दुखी हैं कि शब्दों में इसका बखान नहीं हो सकता है। फिर भी क्योंकि उस दिन से हजारों लोगों ने, हमारे भारत के और भारतवर्ष के बाहर जिन लोगों ने हम लोगों के साथ काम करते हुए देखा है, उनका अनुरोध था कि आप इस अवसर पर कुछ कहें। और ऐसे लोग जो हम लोगों से बहुत नज़दीक नहीं थे, उनका हमारे पास ईमेल आया, व्हाट्सएप आया, फ़ोन आया। भाई हम जाने तो कि आखिर 47 वर्षों की दोस्ती कैसे निभ सकती है, और आप लोगों ने जो कुछ भी किया पीछे मुड़ के नहीं देखा, और सफलता हमेशा मिली। सफलता क्यों मिली? तो ऐसे प्रश्न हैं 10-12 जिसका उत्तर देना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज कोशिश करना चाहूँगा। बहनों और भाइयों, ये बात 1973 की है, जो हमारे साथी उत्तम कुमार जी स्नातक विज्ञान की पढ़ाई मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में कर रहे थे। क्योंकि मैं उनसे उम्र में 2 साल बड़ा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करके मुजफ्फरपुर आया था। क्योंकि हमें कहा गया था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और सिरडो स्मॉल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक उत्तर बिहार औद्योगिक संभाव्य सर्वेक्षण, नॉर्थ बिहार इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे किया जाए। उद्योग कैसे लगेंगे, संभावनाएं क्या हैं। हमने कहा संभावनाएं तो व्यापक हैं, लेकिन सर्वेक्षण के बाद ही पता चलेगा। हम बेंचमार्क सर्वे करेंगे कि अद्यतन स्थिति क्या है, आगे क्या प्रस्तावित करने की आवश्यकता है, उद्योग बैठाने की ज़रूरत है। तो उसी सिलसिले में मैं आया हुआ था। क्योंकि हमें विश्वविद्यालय और कॉलेज की ओर से कलकत्ता में एक बहुत बड़े प्रतिष्ठान में हमें नौकरी करने का अवसर था। मैंने क्योंकि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन रांची में अपने निदेशक और प्राचार्य महोदय को बता चुका था कि मुझे तो अपना कुछ चालू करना है, और इसीलिए 5-7 वर्षों में वहाँ पर हम लोग बराबर, मैं जाता था, उनके घर में मिलता था और पूछता था कि संस्था निर्माण का दर्शन क्या है, ये खुलता कैसे है। बुरा नहीं मानते थे, बोले कि आप आइए। और कोई विद्यार्थी किसी प्रचार से नहीं मिल सकता। मैं रोज़ जाता था, शाम में 1-2 घंटा बिता के आता था। इसीलिए मुझे कहा गया कि औद्योगिक संभाव्य सर्वेक्षण किया जाए। जब मैं मुजफ्फरपुर आया तो 1973 में ही, जब ललित नारायण मिश्र जो उस समय रेल मंत्री थे, वो जीवित थे, उन्होंने कहा अपने भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को, जो उस समय मंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, कि एक प्रबंधन का संस्थान खोलो, क्योंकि मैनेजमेंट ही भविष्य है, और लोगों को, अगर बिहार के लोगों को नौकरियां देनी है तो फिर MBA करना ज़रूरी है। तो बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट उन्होंने खोला, जिसका नाम अब ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इसलिए कि 1975 में असैसिनेट कर दिए गए, ललित बाबू को गोली मार दी गई कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने। उन्हीं के सम्मान में 1975 का नाम ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हुआ। लेकिन जब कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट था, उस समय जो वहाँ के निदेशक थे, वहाँ के सचिव थे, बाकी सब लोगों ने हमें कहा कि भाई हम लोगों का सौभाग्य है कि मुजफ्फरपुर में कोई लोग आ गए हैं, क्योंकि यह जो 1973-74 का बैच है, इन दोनों बैचों को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनके बीच नहीं हो रही है। और बिहार विश्वविद्यालय के सिलेबस में, करिकुलम में बाकी मैनेजमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी लिखा हुआ है। मैंने कहा कि मैं तो पढ़ के आया हूँ, और मैंने तो यही पढ़ाई है, यह तो मेरे लिए
2-4 दिन की बात है। तो मैंने कहा कि अगर पढ़ाई नहीं हुई है, इम्तहान देना है, तो बाकी क्लास को सस्पेंड कर दीजिए और मैं 15 दिन में एक बैच को, अगले 15 दिन में दूसरे बैच को पढ़ा दूंगा। 8 घंटा क्लास करना पड़ेगा। मैं 8 घंटा बताऊंगा ब्लैक बोर्ड पर स्टडी मटेरियल के साथ या केस स्टडी माध्यम से पढ़ाया। उन बड़े खुश हुए। तो फिर मुजफ्फरपुर आना जाना होता रहा। अब हुआ कि पढ़ाने से कोई डिग्री तो नहीं मिल जाएगी। मैंने देखा कि मुझे ज्ञान तो सब चीज़ है, लेकिन MBA का अलग क्रेज था। उस समय हम लोग पढ़ते थे, अमेरिका के और इंग्लैंड के अखबारों में निकलता था, पत्रिकाओं में, कि जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं उन्हें MBA भी करना चाहिए, तभी वो उत्पादकता आ सकती है उनके कार्यों में। इसको मैंने अप्रिशिएट किया। मैंने देखा कि MBA पढ़ा रहा हूँ तो कर लिया जाए। तो बिहार विश्वविद्यालय ने हमें स्वीकृति दी कि नहीं। हमारे साथ और भी कई लोग थे, उन लोगों ने भी MBA किया और हम लोग एग्जैक्ट फैकल्टी होने के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगे। उत्तम जी भी हमारे साथ हो गए। परिचय तो बूढ़ा मुझे 73 से ही था, क्योंकि उस समय जब वो कॉलेज पढ़ते थे तो हमारे यहाँ आते थे। उनके साथ में जो क्लासमेट्स थे वो भी मुजफ्फरपुर के थे, और ये तो मुंगेर के रहने वाले हैं। हवेली खड़गपुर के नज़दीक गौड़पुर एक गाँव है, जहाँ पर इनका जन्म 13 अक्टूबर 1952 को हुआ। और इनके पिताजी उच्चाधिकारी थे सूचना और जनसंपर्क विभाग में। साथ ही साथ वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो वहाँ उस समय भारत के बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, और 1937 से 1947 तक वो प्रधानमंत्री भी थे। उस समय प्रधानमंत्री राज्यों का हो सकता था। उन्होंने कहा, उनके उत्तम बाबू के पिताजी, जिनका नाम आनंद शास्त्री था, लेकिन जन्म का नाम उनका सच्चिदानंद सिंह था, उनको बहाल किया गया सूचना जनसंपर्क विभाग में, और बड़े ईमानदार थे। वैसे ईमानदार अधिकारी को हमने जिंदगी में नहीं देखा। तो उनके देखरेख में ये पढ़े, सयाने हुए। और फिर उस समय जब डिप्टी डायरेक्टर थे जनसंपर्क विभाग के मुजफ्फरपुर में, तिरहुत मंडल में, उसी समय उत्तम बाबू को मौका मिला कि भाई बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ा जाए। पहले वो भागलपुर पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार वहाँ पर BSc उन्होंने किया। मैं उनमें बड़ा हूँ तो इसलिए इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग पढ़ने में और BSc करने में समय 2-3 साल का बदल जाता है। उसके बाद जब उन्होंने नाम लिखाया तो मैंने वहाँ कहा कि भाई मैं तो पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं भी नाम लिखा लूँगा। इसी दौरान हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। तो मेरे यहाँ आते थे, बड़ाओ बोलते थे कि आपकी प्लानिंग है कि कुछ करने का, तो मेरी प्लानिंग भी वही है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर रहा हूँ पिताजी को बोलने की, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि तुमको हम टिस्को या टेल्को, टाटा स्टील में या टेल्को में हम तुमको पैरवी करके नौकरी लगवा देंगे। मैंने कहा कि वो तो मैं भी कर सकता हूँ। टिस्को के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि मोदी जी हमारे परम मित्र हैं। कहा कि इतने कम उम्र के आप हैं, परम मित्र कैसे हो गए? हम कहा कि इवन टेल्को के भी जो MD है वो सरोज जे घांडी, जिनको लोग गांधी बोलता है, बट वो घांडी होता है, GHANDY। इस तरह फिरोज घांडी थे, फिरोज गांधी नहीं थे। तो कहने का मतलब ये कि हमने कहा कि आप छोड़िए, कुछ बात नहीं, हम लोग साथ काम करेंगे। तो फिर हम लोग प्लानिंग बनाते रहे। एक समय आया 1977 में, मतलब समझे कि जब हम लोग पढ़ाई ख़त्म कर रहे थे, हुआ कि अब आगे क्या करना है। तो हमने कहा कि सबसे अच्छा रहेगा कि हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट कोर्सेज की बड़ी आवश्यकताएं हैं और इस पर काम कम हो रहा है। पटना में हम लोग प्रबंधन संस्थान खोलें। ये उसी समय की बात है जब इलेक्शन हो रहा था और जनता पार्टी की सरकार आने वाली थी। तो जॉर्ज फर्नांडिस, जो मुजफ्फरपुर से कई बार मेंबर पार्लियामेंट हुए, पहली बार वो वर्ष 1977 में हुए MP, और उन्होंने नॉमिनेशन जब फाइल किया था तो उस समय वो जेल में थे। वो डायनामाइट जो केस हुआ था, बड़ौदा डायनामाइट केस, उसमें उनको सम्मिलित कर लिया गया था, नाम दे दिया गया था। तो वो जेल से ही नॉमिनेशन किए और बिना उनको देखे हुए मुजफ्फरपुर की जनता ने उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताया। मुजफ्फरपुर की जनता कई बार ऐसे बाहर के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, अशोक मेहता, बहुत सारे लोग जीत चुके हैं। इतनी जनता जागरूक है, यह देखती है कि उनका गुण क्या है, ये नहीं कि हमारे घर के हों या हमारे कास्ट के हों, ऐसी फीलिंग वहाँ नहीं है। तो जॉर्ज फर्नांडिस जी जब पहली बार आने वाले थे
ज़िंदगी में पहली बार और एमपी बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर, तो हमने उनसे संपर्क किया। और साथ ही जो हमारे परम मित्र महंत श्याम सुंदर दास, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हो गए थे उसी इलेक्शन के दौरान, तो हम लोगों ने मिलके जॉर्ज फर्नांडिस महोदय को कहा कि आप हमारे प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन कर दें। अच्छी बात है, तैयार हो गए। हुआ कि 2 दिन कार्यक्रम है, 20 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हमारे संस्थान का उद्घाटन होगा। हम लोग बड़ी तैयारी करते गए। इसी बीच में पंडित जी ने विवाह की तिथि उत्तम बाबू के शादी के लिए वही 14-15 के आसपास, मतलब उसी सप्ताह में कर दिया और जमशेदपुर जाना पड़ा उनको। हमने कहा घबराइए नहीं आप, सारी तैयारी हो गई है, मैं इसको देख लूँगा। और टाउन हॉल का जो मैदान था और टाउन हॉल को बुक करा करके हम लोगों ने देखा कि 15 अप्रैल 1977 को अपने प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन करा लेंगे यहाँ पर, और हम लोग अपने बुढ़िया अवस्था लेकर के हम लोग पटना चलेंगे, क्योंकि पटना से आवाज़ पूरे बिहार में गूंजेगी। और हम लोगों ने सोचा कि पटना जाने के कुछ दिन बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से हम पूरे भारतवर्ष को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हम सचेत कर सकते हैं, प्रबोधित कर सकते हैं। यह हमारी प्लानिंग हुई। अब हुआ कि कैसे करना है, तो हम लोग पटना आ गए। पटना आने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब आए, उद्घाटन हुआ। वो भी ऐतिहासिक कहानी है कि जब वो आए तो आने के बाद टाउन हॉल में आने में और मुजफ्फरपुर में प्रवेश करने के बाद उनको 7 घंटा लग गया। मतलब हर एक आधे किलोमीटर पर हजारों की जनता ने कहा कि आपको भाषण देना पड़ेगा। तो 8 घंटा लेट, लेकिन पहला जो उनका औपचारिक कार्यक्रम था शेड्यूल्ड, वह मेरा ही प्रोग्राम था, टाउन हॉल में हुआ। उसमें महंत श्याम सुंदर दास ने अध्यक्षता की और मेरा वेलकम एड्रेस था, कीनोट एड्रेस था, उनका उद्घाटन भाषण था। हमने उस समय तो वीडियो नहीं था, टेप कर लिया और उसको हमेशा हम सुनते थे। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने इतना अच्छा बोला और कहा कि इसकी ज़रूरत है, और मैं खुश इसलिए हूँ कि पहला संस्थान और मुजफ्फरपुर में ही आप कर रहे हैं, जिसमें आप केवल प्रबंधन माने MBA मैनेजमेंट नहीं, बल्कि आप कर रहे हैं होटल प्रबंधन भी, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूरिज्म के अलावा आप कंप्यूटर विज्ञान की बात कर रहे हैं, जबकि भारतवर्ष में अभी कोई भी कंप्यूटर का संस्थान नहीं है। हमें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, संस्थान नहीं हो। फिर मैंने सर्वेक्षण किया। हम लोग पटना आ गए। पटना आने के बाद हम लोगों ने जितने IIMs थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पहला अहमदाबाद, दूसरा कलकत्ता, तीसरा बेंगलोर, 3 ही था। अब तो कितने हो गए आप जानते हैं, 20 हो गए। तो सर्वेक्षण किया। वहाँ पर हमारे प्रोफेसर IM पांडे साहब थे, जिन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ इंटर इंस्टीट्यूशनल डिपार्टमेंट है, इसमें हम लोग करिकुलम आपका हेल्प कर देंगे बनाने में, सारी चीज़। बड़ा फ़ायदा हुआ। कलकत्ता में हम लोग आए IIM में, वहाँ पर डायरेक्टर ने कहा कि आपको हम जितने बिहार के हमारे प्रोफेसर्स हैं जो विदेशों से पढ़ के MBA आए हैं, वो उन लोगों को हम बिहार भेजेंगे। जब भी जाएंगे तो आपके यहाँ कम से कम 1 हफ्ता पढ़ाएंगे। तो पहले बैच में ही हम लोग जब इसको शुरू किया, उस समय पटना के केंद्र का भी अलग से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी आए, बाकी लोग आए। उस समय यशवंत सिन्हा जी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हुआ करते थे। उन्होंने उस भाषण को लिखा। देवेंद्र शर्मा आए, बहुत सारे लोग आए और सब लोगों ने आश्चर्य किया कि ये कैसे हो रहा है। जबकि हमने सर्वेक्षण किया, लोगों से पूछा कि हम लोग MBA मतलब जनरल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि कुछ नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, आप चले जाइए, यंग मैन है, अपना जीवन बनाइए, बर्बाद हो जाइएगा। हम लोगों ने नहीं माना, हम कहा नहीं करेंगे। उत्तम बाबू ने कहा कि कोई उनकी इच्छा थी कि वो जल्द सेट हो जाए ताकि पिताजी ये न कहे कि क्या कर रहे हो। हमने कहा कि जल्द की बात नहीं है, खुलेगा तो MBA खुलेगा। हम लोग दोनों आदमी जी जान लगा करके मेहनत किए और ये खुल गया इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने एडवर्टाइज़ किया, हमारे कोलैबोरेटर्स भी थे, सब लोग मिल करके इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ कि हज़ारों लड़कों ने अप्लाई किया। फिर टेस्ट लेना पड़ा। विद्यार्थी कहते थे कैसा डायरेक्टर है, पहला बैच टेस्ट ले रहा है। टेस्ट लिया, लोगों को छाटा, वेटिंग लिस्ट बनाया, और उसी समय राज्यपाल महोदय थे और बाकी जो गवर्नमेंट के लोग थे, उन लोग भी कर भी करते थे कि आप ले लीजिए। लेकिन MBA में तो सीट बढ़ गया और होटल मैनेजमेंट में सीट खाली रह गया, कोई पढ़ने नहीं आया। हम समझ गए कि बिहार में अवेयरनेस नहीं है, चेतना नहीं है, जागृति नहीं है, इसको हम बाद में करेंगे। MBA का उद्घाटन हो गया
6 महीने बाद हमने कहा कि नहीं, अब कंप्यूटर का कोर्स चलेगा। कंप्यूटर के बारे में हम और उत्तम बाबू सोच ही रहे थे कि हम लोगों के यहाँ एडवर्टाइज किया है कोर्स का, विदाउट हैविंग कंप्यूटर। 1 महीने में कंप्यूटर खरीद लेंगे जब हम लड़कों का नामांकन करेंगे। तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और विश्व के धनी व्यक्तियों में उनके चेयरमैन शिव नड्डा जी का नाम आता है, वो उस समय वो अर्जुन मल्होत्रा हमारे पास आया और कहा कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड ने अभी एक भी कंप्यूटर नहीं बेचा है, पहला आप बोहनी कर दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। हम लोग के ऑर्डर देने के बाद बिहार सरकार ने दिया, फिर बहुत लोगों ने दिया, उसी साल सैकड़ों कंप्यूटर बिक गए। कंप्यूटर विदेश से आता था, बहुत महंगा होता था। अभी कंप्यूटर जो 25,000 का है उस समय 5 लाख का था। सोचिए कि 5 लाख रुपये हम लोग कितने मेहनत से जुगाड़ किए, जहाँ तहाँ से मांग चांग करके, घर से ला करके, और उसके बाद उद्घाटन हुआ। उस समय की बात होती थी कि साहब जितने जागरूक मंत्री महोदय लोग थे उस समय, तब तक जगन्नाथ मिश्रा जी बन गए थे मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी कंप्यूटर देखना है। 12 मंत्री उनके साथ आ गए, प्रोग्राम हुआ और बहुत सफल हुआ। कंप्यूटर कोर्स में भी लाइन लग गई। फिर हम लोगों ने सेमिनार किया, हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया, अवेयरनेस कैंप चलाया कि होटल मैनेजमेंट की व्यापक संभावनाएं हैं और बिहार में भी इतने बड़े बड़े होटल हैं। उस समय भी बहुत सारे होटल खुल गए थे, पटना में स्टार होटल्स खुल गए थे, रिपब्लिक था, उसके बाद मौर्या होटल खुला, चाणक्य खुला। हमने कहा इसमें सारे जो स्टूवर्ड्स हैं या जितने कैप्टन हैं या रिसेप्शनिस्ट हैं, ये सब लोग कलकत्ता से पढ़ के आ रहे हैं। हम लोगों ने निकाला, कितने लोग आए, लाइन लग गई। फिर हमने देखा कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार के साथ संपर्क कैसे बनेगा, उसका काम मैंने लिया। उत्तम जी को डायरेक्टर स्टडीज़ बनाया गया, हमें डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। और हुआ कि साहब कम से कम 10-15 वर्ष के बाद हम लोग की पदोन्नति होगी। उस समय चेयरमैन हमारे डॉक्टर श्रीनिवास थे, गवर्निंग बॉडी के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर प्रद्युम्न नारायण सिन्हा थे। उनको भी हम साधुवाद देना चाहेंगे, दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इतना ज़्यादा काम किया, तुरंत हम लोगों ने बिहार सरकार से अस्थायी मान्यता ली और हम लोगों ने कोर्स चालू रखा। आगे बढ़ता गया। जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, मैंने सोचा कि बाकी जगह क्या होता है, तो बाकी जगह 100% प्लेसमेंट नहीं था। हमने देखा कि प्लेसमेंट अफसर करता क्या है। जैसे ललित नारायण मिश्र कॉलेज जहाँ से हम लोग पढ़े, वहाँ भी प्लेसमेंट नहीं था। तो प्लेसमेंट ऑफिसर जो हैं वो बड़े कोई अनुभवी नहीं होते हैं, वो फार साइटेड नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि साहब हम 20-25 कंपनी को पकड़ रहे हैं और सारा लड़का मिल जाए। हमने कहा वैसा नहीं, अगर हमें 60 लड़कों को या 120 लड़कों को हमें रोजगार देना है तो कम से कम हमें 5,000 बड़ी बड़ी कंपनियों को पकड़ना पड़ेगा पूरे भारतवर्ष में, तब जाके होगा। था एक विद्यार्थी को कम से कम 2 से 3-4 नौकरियां मिले और एक पकड़े वो। आजकल तो ये हाल हो गया है कि नौकरी मिलती नहीं है। कारण ये है कि यही मेहनत नहीं होता है और कंपनी वाले हमको बोलते हैं कि हमें कोई आदमी नहीं मिल रहा है। कम्युनिकेशन गैप है, इसी को ज़ीरो करने की ज़रूरत है। तो हम लोग MBA, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर कोर्स चालू करते रहे। भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक विभाग था, जिसके मंत्री MS संजीवी राव थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया, कहा कि पता चला है कि आपका पहला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है भारतवर्ष में जो आप 78-79 से चला रहे हैं। कहा कि भारत सरकार आपको अनुदान देना चाहिए और चाहे कि जितने प्रयोग करना चाहें आप करें। फिर हम लोग दिल्ली गए, जाकर के योजना बनाकर उनको बुलाकर उसका उद्घाटन कराया। इसी बीच आपको जानकारी होगी कि 1980 में किदवाई साहब, अखलाकुर रहमान किदवाई, बिहार के गवर्नर बन गए और वो हमारे उत्तम गुरु माधवन जी के परम मित्र थे और क्लासमेट थे। जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने MA किया था। तो फिर वो कहा कि भाई आपका उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन ऐसा करिए कि IIBM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अलावा आप एक और संस्थान खोलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को याद करते हुए उनके सम्मान में। इसलिए कि अगर IIBM में कुछ डालेंगे तो उनके सम्मान में कोई सेंटर होगा, कोई चेयर होगा, आप एक संस्थान अलग से खोलिए। तो हम लोगों ने राय लिया। हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अनौपचारिक और अनवरत शिक्षण संस्थान यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट फॉर नॉन फॉर्मल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, उस समय एडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का बोलबाला था, नया नया चालू हुआ था कि साहब गांव-गांव में वह शिक्षा हो। हम लोगों ने इस पर नए नए रिसर्च किए
और डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन डॉक्टर AR किदवई ने किया अपने राजभवन में ही, और कहा कि राजभवन में ही कार्यालय रखिए। हम लोग रखा भी, लेकिन लोगों को आने में दिक्कत होती है, राजभवन में प्रवेश करने के लिए पास लेने की ज़रूरत होती है। तो फिर हम लोगों ने अलग से बोर्डिंग कैनाल रोड और बेली रोड की क्रॉसिंग पर जो मकान है, वो एक निजी मकान है हमारे मित्र शर्मा जी का, उसको लिया हम लोगों ने। लेकिन लोग समझते थे कि सरकारी मकान है क्योंकि सटा हुआ है, डिज़ाइन भी उसका बड़ा अच्छा है। वहाँ पर हम लोगों ने काम किया। IIPM पटना बुद्ध मार्ग पर स्थापित हुआ, जो सरकारी ज़मीन पर था, खास महल पर, जिसको डॉक्टर मदन सहाय जी, जिनकी हमावाड़ी है, उन्होंने हमें लीज पर दिया। ये सब काम आगे चलता रहा। अब इस चलने के क्रम में हम लोगों ने यह सोचा कि हम 100% प्लेसमेंट करा रहे हैं। नेपाल, भूटान के अलावा भारतवर्ष और पड़ोसी देशों में भी लोगों को भेज रहे हैं, वहाँ के विद्यार्थियों को बुला रहे हैं। लेकिन हम लोगों की पीड़ा दूसरी थी। हम लोगों ने सोचा कि भाई आगे क्या करना चाहिए। अगर हम पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में लोगों को हम MBA बनाकर भेज रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा चिंतित है, प्रॉफिट के लिए और प्रॉफिटियरिंग के लिए चिंतित है। उन्हें धरती माता संरक्षण या पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में न सजगता है, न उनके मालिक को सजगता है, न भारत सरकार को सजगता है, न बिहार सरकार को सजगता है। बड़ी चिंता हुई। हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट खोलेंगे। हम लोगों ने खोल लिया। खोलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि भाई खुल चुका और आपके यहाँ मंत्रालय नहीं है, पर्यावरण मंत्रालय तो होना चाहिए। तो बोली कि इसका मतलब है कि भाई आपका संस्थान तो सीनियर हो गया, अब तो हम खोलेंगे, कब खोलेंगे। हमने कहा आपको खोलना पड़ेगा मैडम, इसलिए कि वर्ष 1972 में आप गई थी स्टॉकहोम, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण पर पहला सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को, जिसके सम्मान में विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है। तो आपने कहा था, अन्य देशों की तरह लगभग 40-45 देशों ने कहा, जबकि 100 से ज़्यादा देश के लोग आए थे, कि हम पर्यावरण मंत्रालय खोलेंगे। तो उनको याद पड़ गया, बोले ठीक है। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय या कोई मंत्रालय खोलने के लिए डॉक्टर त्रिवेदी नियम है कि प्लानिंग कमीशन के अनुशंसा के आलोक में खुलता, हम करवाइए अनुशंसा। तो उन्होंने कहा कि मैं प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरपर्सन, उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में मैं एक समिति बनाती हूँ जो देखेगा कि संभावना क्या है, whether there is a need and viability of having a Ministry of Environment, okay, do it। तो तुरंत नोटिफिकेशन हो गया। आपको आश्चर्य होगा बहनों और भाइयों कि उस समय उपाध्यक्ष जो हेड होता है प्लानिंग कमीशन का, क्योंकि पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हें फुर्सत नहीं होती, वो नारायण दत्त तिवारी थे। अब कहता हूँ तो लोग विश्वास नहीं करता। भाई नारायण दत्त तिवारी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में वो बन गए थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और अंत में बड़ा ही उन्हें बदनामी मिली जब आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने, और क्या सब हुआ उसकी बात अभी ना करें। तो फिर उनकी अध्यक्षता में समिति बनी, हम उससे बार बार मिले। हमने कहा कि भूख हड़ताल कर देंगे, होना चाहिए मंत्रालय। 1 साल के बाद मंत्रालय तो नहीं खुला, विभाग खुल गया। हमको चलिए कुछ तो खुला। फिर उसके 2 साल बाद मंत्रालय खुल गया और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। फिर सजगता आई। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हर साल हम कम से कम 10,000 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। जितने उद्योग है, जितना प्रदूषण हो रहा है, लोगों ने कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया है। 1980-81 की बात है साहब, अभी प्रदूषण कहाँ हो रहा है। हमने कहा कि होगा। मैं दिल्ली आया, दिल्ली में भी हमने बातें की। लोगों ने कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उत्तम जी होटल में ठहरे। बाद में हम मेंबरशिप लिया, हम दोनों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भारत सरकार की संस्था है, ताकि वहाँ पर हम सेमिनार में भाग ले सकें और वहाँ के हॉस्टल में रह सकें। उनका इंतजाम बड़ा अच्छा था और समझिए कि मुफ्त ही था, 10-5 रुपये में रूम मिल जाता था। वहाँ रह कर के हम लोगों ने रिसर्च किया, पता किया क्या संभावनाएं हैं। दिल्ली सरकार कहती थी कि प्रदूषण है ही नहीं यहाँ पर। हम तो विज्ञापन दे रहे हैं कि आइए दुनिया भर के लोग उद्योग खोलिए दिल्ली में। और आज की बात है, आज से 20 साल पहले ही आदेश हुआ कोर्ट का कि दिल्ली के सारे प्रदूषण करने वाले उद्योग यहाँ से भागें। उल्टी बात हो गई। तो लोगों ने कहा कि भाई आप तो ठीक कह रहे थे 40 साल पहले। अब कहा कि मैं तो कह ही रहा था। तो हम और उत्तम बाबू मिल करके देखा कि साहब दिल्ली में तो ऑफिस रहेगा ही, लेकिन पटना से कंट्रोल होगा।
हम लोगों ने नामांकन शुरू कर दिया पटना से ही, और एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया, एडमिशन्स भी हर साल 3-4 हज़ार हो रहे थे। लेकिन पटना में जब हम लोगों का कम से कम 6-7 साल हो गया, 8 साल हो गया, तो मैंने कहा कि अब उचित समय है कि हम लोग दिल्ली जाएं। दिल्ली आकर के यहाँ संभावना हम लोगों ने देखा और पता चला कि व्यापक संभावनाएं हैं। तो हमें उत्तम बाबू ने कहा कि भाई आप मत जाइए, कि हम लोगों की जोड़ी है और आधा काम आप करते हैं, आधा हम करते हैं, बहुत सारा काम जो हम नहीं करते हैं आपके जाने के बाद तो इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा। हम कहा और चलेगा? कहा ठीक है चलेगा, आप बताइए कि आप दिल्ली जा रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूट नहीं चला तो क्या करेंगे आप? हम कहा मैं पटना जाऊँगा, तो मेरा गाड़ी है, हम लोग तो ऐसे भी और पटना हटा के भी चलाएंगे, हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से चलाएंगे। मजाक में, उसी मजाक में उस डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट के भवन का नाम सैटेलाइट सेंटर कर दिया गया। और अच्छा हुआ कि अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो हम लोग बराबर वेबिनार के और जूम के माध्यम से और वेबएक्स के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से पिछले कई वर्षों से मिलते रहे। अब रही बात, पटना में आगे बढ़ता गया काम, और हम लोगों ने देखा कि इन पाठ्यक्रमों के अलावा हमें जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, न्यूज़ एजेंसी जर्नलिज्म, इन सब विषयों की पढ़ाई भी करनी चाहिए। उसको हमने ऐड किया, नेशनल सेंटर फॉर डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन खोला, बिहार सरकार से अस्थायी मान्यता लिया, और हर साल हम 60 लोगों को एडमिशन लेकर के उन्हें प्रशिक्षण देने लगे। उससे फ़ायदा हुआ कि बिहार के जितने अखबार थे और पीटीआई, यूएनआई, सब में हमारे लोग पदस्थापित हो गए। उससे एक नई जागरूकता आई। पढ़े हुए लोग, जो प्रशिक्षित लोग हैं, उनको ट्रेनिंग कम देने की ज़रूरत होती है, नहीं तो जो लोग सीधा स्नातक हैं उन्हें संपादकों को वर्षों लग जाता था प्रशिक्षण देने में, तो उससे एक फ़ायदा हुआ। इस तरह से संस्थान खुलते गए। मैं आ गया दिल्ली। इसी बीच में AICTE खुल गया। 1994 में हुआ कि हमारे परम मित्र प्रोफेसर SK खन्ना ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अध्यक्ष बन गए। तो हुआ कि साहब, पहले जो संस्थान हमारा बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त था, जो मगध विश्वविद्यालय में चला गया 88 से 93, हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम मगध यूनिवर्सिटी से अलग हो जाएंगे। मगध यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप कैसे अलग होंगे, अब तो आप फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन है हमारी बदनामी होगी। कि भाई साहब दोबारा गवर्नर बन गए। 80 से 85 बनने के बाद दोबारा वो गवर्नर बन गया। फिर वो 93 से 98 जैसे ही हुआ है, हम लोगों ने कंप्लेंट किया, कोर्ट लगा। उसमें टी नंद कुमार आए, जो उस समय ये आयुक्त भी थे मगध प्रमंडल के, और साथ साथ कुलपति भी थे। तो उत्तम बाबू ने कहा कि साहब हमें इसी तरह से जान छोड़वाइए। तो गवर्नर साहब ने कहा कि भाई इनको आप छोड़ दीजिए, डीएफिलेट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी दिया है नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा। फिर हम लोग AICTE के अंदर चले गए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू MBA प्रदान किया। उससे काफ़ी ख्याति मिली और बहुत सारे कोर्सेज को डालने की ज़रूरत हुई। तब तक में क्या हुआ कि हमारे जो बुज़ुर्ग, हमारे अभिभावक समान जो हमारे अध्यक्ष महोदय थे, ये लोग काफ़ी सीनियर हो गए थे। और फिर धीरे धीरे एक समय आया कि वो स्वर्ग भी सुधार चुके थे, लेकिन उस समय थे ही। उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम लोग काफ़ी अब बुज़ुर्ग हो गए हैं। अब तो हुआ कि साहब मैं बन जाऊं, दिल्ली में रहता हूं। तो AICTE ने कहा कि मैं बन जाऊं अध्यक्ष IIBM डॉक्टर हुसैन का, और उत्तम कुमार सिंह जी, डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी बन जाएंगे डायरेक्टर जनरल। तो DG साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके अंदर में कई डायरेक्टर IIBM डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट में बहाल हो गए। काम बढ़ने लगा और दिल्ली में भी काम। दिल्ली आने से एक फ़ायदा हुआ कि जितने विश्वविद्यालय हैं महत्वपूर्ण, जो कहते थे कि हम पर्यावरण का पाठ्यक्रम आपके कोलैबोरेशन में चलाएंगे, संयुक्त तत्वावधान में चलाएंगे, ताकि सिलेबस आपका हो, पढ़ाएं आप प्लेसमेंट करें, आप ट्रेनिंग करें, हम लोग इम्तहान लें और हम मार्कशीट और डिग्री दें। बड़ा अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ कर रहे हैं तो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, विदेशों के कई विश्वविद्यालय, मॉस्को के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इकोलॉजी एंड पॉलिटोलॉजी, इंटरकल्चरल ओपन यूनिवर्सिटी द नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड, नेपियर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा जो फ्लोरिडा अमेरिका में है, ओरलैंडो में, बहुत सारे विश्वविद्यालय हमसे कोलैबोरेट किए। और हम लोगों ने देखा कि पटना में केंद्र होना चाहिए। तो पटना में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ख्याति मिल गई कि अब हम
बहुत सारे कोर्सेज करने लगे और हम डिप्लोमा नहीं बल्कि डिग्री देने लगे। जैसे हम लोगों ने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, सारे कोर्सेज करके आगे बढ़ते चले गए। रूरल अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप, मास कम्युनिकेशन और उसके अलावा BCA, MCA, BSc IT, MSc IT सारे पाठ्यक्रम चालू हो गए और काम आगे बढ़ने लगा। इस बीच में उत्तम जी ने कहा कि अब पटना से काम नहीं चल रहा है क्योंकि बिहार में इतना पोटेंशियल है और जो नए संस्थान खुल रहे हैं उनके पास अनुभव कम है, तो उनके यहाँ विद्यार्थी नहीं आते हैं। इससे यहाँ के विद्यार्थी को बहुत खर्च करके दिल्ली और बेंगलोर और चेन्नई और पूना और मुंबई जाने की ज़रूरत और मजबूरी होती है। तो हम लोगों ने कहा क्या किया जाए, तो हुआ कि हम लोग पटना के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और मुंगेर, भागलपुर के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर हम लोग अपना केंद्र खोलें। और प्रभु की इच्छा हुई, हम लोगों ने जिस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जिस संस्थान को प्रारंभ किया, वो इतना आगे बढ़ा, सफलता मिलती गई। अब असफलताओं को हमने देखा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ कि हम दोनों ने मिलकर यह सोचा कि हम प्लान A, प्लान B, प्लान C सभी बना के रखें। कोई खास पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम की संभावना हम देख रहे हैं। अगर जनता नहीं चाह रही है, जागरूक नहीं है, तो उन्हें हम जागरूक करेंगे 2-3 साल में। तब तक प्लान B के अंदर दूसरे पाठ्यक्रम है। इसके पहले कि लोग जानता कि साहब इनका इंस्टीट्यूशन नहीं चल रहा है या बंद होने वाला है या मृतप्राय है या रुग्ण है और रुग्णता निवारण के लिए हम कुछ करें, उसके पहले हम प्लान B लागू कर देते थे। पता नहीं चला कि भाई ये कोर्स चला कि नहीं चला, किसको फुर्सत है जानने की। लेकिन हम लोग जानते थे कि साहब नहीं समझ रही है, जनता समझेगी। जो कोर्स हम जिसको B ग्रेड समझ रहे थे उसको A ग्रेड का दर्जा दे रही है जनता। तो हम एक समय आएगा कि हम जागृति करके दोनों कोर्स चलाएंगे। वैसा ही हुआ। तो वहाँ हो गया, दिल्ली में चल रहा था। एक समय आया वर्ष 1997-98 के आसपास कि मैंने देखा कि क्यों नहीं हम भारत सरकार को, राज्य सरकारों को कहें कि आप कोई भी विश्वविद्यालय बनाते हैं तो आपके विधानमंडल से, विधानसभा से, विधान परिषद से एक्ट को पास कराने की जरूरत होती है। तो एक अधिनियम पारित किया जाता है सर्वसम्मति से। हमने कहा कि जब सर्वसम्मति से पास होता है तो स्टेट यूनिवर्सिटी बन जाती है। चाहे कोई भी विश्वविद्यालय ने, पटना यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या रांची यूनिवर्सिटी हो, सारे ये या बिहार विश्वविद्यालय हो, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमने कहा कि जब एक्ट से बनता है, एक्ट से हमारा विश्वविद्यालय बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए अंत में कि हम यह स्ववित्त पोषित होगा। गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंड्स। हो गया, बात खत्म। तो हमने कहा तो लोगों को अच्छा लगा। हम और उत्तम जी गए। सबसे पहले हमें प्रेम कुमार धूमल जी हमारे परम मित्र थे और हैं, जो जिनके लड़के अनुराग सिंह ठाकुर जी अभी राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उत्तरी विभाग में। उस समय वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि भाई ये हमने पूरा सर्वे किया और हमने कहा कि जितना आपको भारत सरकार से धन मिलता है उसका दुगुना पैसा फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो आपके हैं उसको हम बिना जंगल को नाश किए, हटाए, काटे, उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कैबिनेट डिसीजन किया और कहा कि बस अगले महीने खुलेगा। लेकिन लाल फीताशाही भारत को बर्बाद कर देगा। अफसरान लोगों ने कैबिनेट डिसीजन के बाद भी खोलने में देरी किया और आज की बात, क्योंकि आप हथेली को अगर चिकना नहीं करेंगे तो काम होना बड़ा मुश्किल है। उसे हमें बदलने की ज़रूरत है। हम लोग उसी समय समझ गए कि हम सारा काम छोड़कर मनोवृत्ति परिवर्तन और मनोवृत्ति शुद्धिकरण की बात करेंगे। बहुत तक हुआ, आज भी वैसा ही हाल है। वहाँ भी हमें दिक्कत हुई। फिर हम विलम्ब हो रहा था और हमारे प्रोजेक्ट को नकल करके बाकी लोगों का विश्वविद्यालय खुल रहा था। तो मैं समझ गया कोई बात नहीं है। उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि आप आइए, मैं बड़ा प्रभावित हूँ, मैं कल खुलवाऊँगा। हम लोग वहाँ गए, बातचीत की, बुलाया चीफ सेक्रेटरी को, कहा खुलना है इसको। सारा निर्णय हो गया और निर्णय होने के बाद एक बेईमान वहाँ के IAS अधिकारी ने 4-5 विश्वविद्यालयों को, पता नहीं चाहे प्रभाव के कारण, पैसा के कारण क्या हुआ, खुल गया, हमारा नहीं हुआ। तिवारी जी बहुत दुखी हुए, एकदम वो रुआसे हो गए, आंख से आंसू आ गया। हमको बेडरूम में ले गया, कहा कि कैसे हो सकता है, क्यों हुआ ऐसा। उन्होंने आदेश दिया, बफ शीट लिखा, दिस मस्ट बी स्टार्टेड इमीडिएटली। फिर हमने कहा कि नहीं, क्या हो रहा है।
उसी कारण हम देहरादून में बहुत बड़ा कैंपस बनाया, तिवारी जी ने उद्घाटन किया। वह अभी हिमालय क्षेत्र के लिए एक प्रमुख संस्थान हो गया है, जहाँ पर हम रिसर्च करते हैं हिमालय क्षेत्र में जो जितने हमारे 12 राज्य हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, उस सब की बात होती रहती है। लेकिन वहाँ नहीं हुआ। फिर हमने लोगों ने कहा कि हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को कहा और साथ साथ राजस्थान को बताया, लेकिन ये लोग केवल आजकल करते रहे और इन्होंने कहा कि हम अलग एक्ट बनाएंगे, एक ब्लैंकेट एक्ट बनाएंगे। हमने कहा ब्लैंकेट एक्ट बनाना गलत होगा, लेकिन गलत हुआ जिससे मशरूम ग्रोथ हो गया। ब्लैंकेट आप एक्ट बना देंगे, बिन लादेन दाऊद इब्राहिम भी खोल लेगा कि भाई केवल 20, 25, 50 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपया सिक्योरिटी और ये सब मकान बनाने के बाद, 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग बनाने के बाद खोलना हो तो कोई खोल ले। इसके लिए जानना पड़ता है रुचि क्या है, अनुभव क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनके पाठ्यक्रम क्या है, कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने फिर से भारतवर्ष के हर एक राज्य को पत्र दिया, लेकिन छोटे राज्य जल्दी जवाब देते हैं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हमारे यहाँ, कहा कि भाई हम लोग 1 हफ्ते में एक्ट बना देंगे। उनका ठीक, अच्छी बात है। तो फिर नागालैंड में 2006 में खुल गया, उसके बाद 2012 में खुल गया। अरुणाचल में इसलिए कि वहाँ पर सरकारें बदलती रहीं और जब भी एक्ट बनता था वहाँ की सरकार, वहाँ के एमएलए जागरूक नहीं थे। वो कहते थे कि भाई कुलाधिपति तो हमारे राज्यपाल होते हैं, अभी त्रिवेदी जी और उत्तम जी कुलाधिपति बन जाएंगे। हम कितना समझाए कि भाई हम लोग कुलाधिपति बनेंगे तो हम मातहत होंगे, हम गवर्नर के अंदर होंगे और गवर्नर का डिजिग्नेशन होगा कुलाध्यक्ष। तो न वो कुलाध्यक्ष समझे न कुलाधिपति समझे, हमेशा एक्ट वापस हो जाता था। 2012 में कई विश्वविद्यालयों को मिला लाइसेंस। हमारे अरुणाचल में विश्वविद्यालय खुल गया और फिर नागालैंड में खुल ही गया था। कई लाख लोगों को हम लोगों ने नागालैंड में पढ़ाया और लगभग 250 पाठ्यक्रम चालू किए, जो कि रिकॉर्ड है भारतवर्ष में। शायद ही ऐसा कोई विश्वविद्यालय जहाँ पर कि मुक्त पाठ्यक्रम के अनुसार 250 डिग्री और 2000 से ज़्यादा डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्सेज, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चलने लगा। फिर मैं कुलाधिपति था, उत्तम कुमार जी प्रति कुलाधिपति मैंने प्रो चांसलर थे। प्रो चांसलर का मतलब प्रो वीसी नहीं, प्रो चांसलर के नीचे प्रो चांसलर, उसके नीचे वाइस चांसलर, वाइस चांसलर के नीचे प्रो वाइस चांसलर। जब वो प्रो चांसलर बने तो लोग कहता था बिहार में कि प्रो वीसी बन गए। तो हमने कहा भाई गलत बात है, बात को समझा करिए। बिहार में प्रो चांसलर का प्रचलन नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के हर एक राज्य में, साउथ इंडिया में तो मस्ट है कि प्रो चांसलर नहीं होगा तो विश्वविद्यालय नहीं बैठेगा, नहीं खुलेगा। तो प्रो चांसलर बाकी जगहों पर तो जो अगर शिक्षा मंत्री या अगर विधि विश्वविद्यालय है तो विधि कानून मंत्री, हेल्थ विश्वविद्यालय है तो हेल्थ मिनिस्टर बन जाते हैं। यहाँ पर हुआ कि साहब बनेगा, नियम बन गया, एडमिशन होने लगा, हम लोग आगे बढ़ते चले गए और पटना में भी ये काम चलने लगा आगे। कई विश्वविद्यालयों ने अपना केंद्र खोल दिया। हर साल हम लोग करीब 15,000 लोगों का फुल टाइम, लोग समझेंगे 15,000 विद्यार्थियों का नामांकन तो पार्ट टाइम ही होगा, नहीं, डिस्टेंस नहीं। पटना में डिस्टेंस क्या चलेगा? 10 से 15,000 लड़के पूरे बिहार के हर सेंटर में आते थे और उनका नामांकन होता था। उनकी नौकरियों को जुगाड़ करने की अलग व्यवस्था थी। हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जो है। इसी बीच में जब हुआ कि सारा काम हो चुका है, जहाँ भी सेंटर हम लोग का है अपना भवन है, चाहे वो गोवा हो या देहरादून हो या फिर दिल्ली हो या जैसा कि बताया बिहार में पटना, रांची, भागलपुर और जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, धनबाद और मुंगेर, बहुत सारे केंद्र हैं। और भी भारत में और भी केंद्र होंगे, क्योंकि बहुत सारे केंद्र हमारे हैं जिसका अभी मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। हमारे कोलैबोरेटेड सेंटर्स हैं जहाँ पर हम बहुत काम करते हैं। हम नए पाठ्यक्रमों को भी सोचते रहते हैं। और जब भी पिछले साल जब मेरा टर्म खत्म हो गया नागालैंड में, तो हुआ कि उत्तम कुमार सिंह जी के नाम का प्रस्ताव किया जाए और उन्हें कुलाधिपति बनाया गया पिछले साल। फिर उन्होंने जी जान लगाया और इतने पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करके वहाँ के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साथ मिल के वेबिनार करके और सेमिनार करके, और कलकत्ता में वो कलकत्ता आते थे, ये भी कलकत्ता जाते थे, मीटिंग होती थी और उसमें
पता चल गया है किस प्रकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है और उनका सपना है कि वोकेशनल कोर्सेज हों और जॉब क्रिएटर्स बन सकें, जॉब गिवर्स बन सकें, जॉब सीकर नहीं बने। तो हमने कहा कि भाई हम लोग का ही सपना था, हम लोग 47 साल पहले बोले थे कि लेट अस बिकम ए जॉब गिवर नॉट ए जॉब सीकर। तो मोदी जी ने इसको एंडोर्स किया है, तो ये बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ये कोर्स वहाँ चालू भी हो गया है, पहले से तो चल ही रहा था जो कोर्सेज थे, लेकिन ये बी वॉक और एम वॉक जो बैचलर ऑफ वोकेशन, मास्टर ऑफ वोकेशन ही फ्यूचर है। और हम लोगों ने कई बार बातें की और मार्च से लेकर के अभी जुलाई तक हम लोगों ने कम से कम 2000 घंटा से ज़्यादा हम लोगों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों ने विदेशों से टीचर को बुलाने की बात, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को विदेश भेजने की बात, सारी बात हो चुकी थी। लेकिन समय की आवाज़ है और कोई नहीं जानता कोई कब तक रहेगा। प्रभु ने उन्हें बुला लिया, उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी शुभेच्छा है, हमारी सदिच्छा है, यही प्रार्थना है। और आगे काम बढ़ता रहे, काम रुकेगा नहीं। जितना भी पाठ्यक्रम है, जितना भी कोर्सेज हैं, हम लोगों ने करीब करीब 5000 ऐसे कोर्सेज हैं जिसको हमने ऑनलाइन कर दिया है। मामूली बात नहीं। आप कहेंगे 5000 कोर्सेज का स्टडी मटीरियल कैसे बनाया, उसका भी इतिहास है। हम दोनों मिलके पिछले 47 वर्षों में लगभग 6000 पुस्तकों का निर्माण किया। अगर लिखा कम भी किताबों को, लेकिन उसकी रचना भले न की, लेकिन उसके प्रकाशन, उसके एडिटिंग में हम ही लोग जिम्मेवार हैं। क्योंकि हजारों लोगों ने अपनी पांडुलिपि भेजी, उनका भी नाम जाता है। हम लोग उसको और रिवाइज करते हैं विद्यार्थियों के लिए, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो लड़का खुद समझ सके, यूज़र फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली हम लोग बनाकर उसको छपाया। उसी को हमने द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड में इस्तेमाल किया, उसी को हम इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में इस्तेमाल किया। और जब वह किताबें छप गई और मार्केट में हर जगह है, उसमें कम से कम 60 तो एनसाइक्लोपीडिया है जो 10 से लेकर के और 50 खंडों तक का है। हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलके, जिसमें हमारी पुत्री और उत्तम बहू की पुत्री और पुत्र सब लोग मिल करके बहुत सारे नए विषयों को चुना। और जो हमारी बेटी है सोनू, जो अभी साउथ कोरिया में भारत सरकार की ओर से जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से स्थापित है, डायरेक्टर कल्चरल सेंटर, वहाँ पर सोल में, साउथ कोरिया में। और हमारी छोटी पुत्री जो डॉक्टर तनुजा त्रिवेदी, वो यहाँ पर है, जो दिन रात काम कर रही है। और हमारे भतीजे यानी उत्तम बाबू के लड़के रोहित सिंह जी, जो भी कंप्यूटर के विश्वविख्यात विद्वान हैं, वो, और सौम्या निशी जो उनकी उत्तम बाबू की पुत्री है, सब लोग मिल के ये लगे हुए हैं। और अभी तो एक तनुजा ने एक विमेंस डेवलपमेंट 50 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया, विश्व में रिकॉर्ड नहीं है कि 50 वॉल्यूम की एनसाइक्लोपीडिया निकली हो, वो निकल गया, दुनिया भर में जा रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि अब किंडल जो आपका अमेजोन का है उससे कोलैबोरेट कर लिया है कि आप ई एडिशन दीजिए, इतनी भारी है 5 आदमी मिलके उसको उठा नहीं पाएगा। तो हुआ कि साहब दिल्ली में अलग रिसर्च हो, बेंगलोर में भी हम लोग का सेंटर है। उत्तम बाबू ने करीब 25 साल पहले बहुत बड़ा केंद्र वहाँ स्थापित किया और कई फ्लोर मेन शहर में खरीदा। और रोहित भी वहाँ रह रहे थे, अभी उनका अपना मकान अलग है। और क्योंकि वो रेजिडेंशियल एरिया में है, ये ऑफिस हम लोगों का वहाँ ऑफिशियल एरिया में है, क्राउडेड एरिया में है। तो निशी रह रही है वहाँ पर अभी पुणे में। सब लोग अभी पटना गए, वहाँ पर वो काम हो रहा है। IIPM और डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट और सारे इंस्टीट्यूट, कम से कम 15 इंस्टीट्यूट वहाँ पर हैं। हम लोगों ने ज्वाइंटली मिलके 100 से कुछ ज़्यादा संस्थानों को भारतवर्ष के बाहर जितने महत्वपूर्ण देश हैं, शायद ही कोई देश होगा जहाँ हमारी शाखा नहीं है, जहाँ हमने परामर्शन नहीं दिया है, कंसल्टेंसी नहीं दिया हो। और जब भी कंसल्टेंसी दिया है वो लोग कहते थे कि आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिए। हम कहा नहीं देंगे, आपके परिवेश में, आपके देश के आलोक में जो नाम है वो देंगे। हम पर्दे के पीछे रहेंगे, आपको मदद करेंगे। और संस्थान चल रहा है। और हमारे जो दूसरे संस्थान हैं अलग अलग विषयों पर है,
जैसे पैरामिड पर अलग है, इकोलॉजी पर अलग है, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, बायोटेक्नोलॉजी, नानो टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ह्यूमन राइट्स। जो हमारे दामाद हैं डॉक्टर राहुल राय, उनका ह्यूमन राइट्स का भी इंस्टीट्यूट है। हमारे जो भगिना हैं डॉक्टर उत्कर्ष शर्मा, उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लीननेस एजुकेशन एंड रिसर्च है, नाइसर, जो अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान, उसके आलोक में हम लोगों ने इसको चालू किया। जबकि 1994 में हमने स्वच्छ भारत आंदोलन की शुरुआत की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री दिल्ली डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के साथ पूरे दिल्ली में हमने स्वच्छ दिल्ली अभियान चालू किया और पूरे भारतवर्ष में दूरदर्शन के माध्यम से हमने चालू किया था। हम लोगों को प्रसन्नता हुई। मोदी साहब ने 20 वर्ष के बाद 2014 में उन्होंने सोचा कि हम उसको व्यापक ढंग से करेंगे। हम लोगों ने वो भी क्लीननेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन पर हमने एक वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया बनाया, जो एक मानक ग्रंथ है और उसमें हर चीज़ लिखा हुआ है। स्वच्छता कैसे होगी, चाहे मानसिक स्वच्छता हो, प्रदूषण मुक्त मस्तिष्क की बात हो, दिमाग की बात हो, या फिर एयर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, घर का स्वच्छता हो, सड़क की स्वच्छता हो, मंदिर की स्वच्छता हो, मस्जिद की स्वच्छता हो, गिरजाघर की स्वच्छता हो, गुरुद्वारा की स्वच्छता हो, कहीं भी हो। इंडस्ट्रियल क्लीननेस क्या होगा और हाइजीन क्या है, कैसे रहेंगे आप, कैसे स्वस्थ रहेंगे, सैनिटेशन क्या है, शौचालय कैसा बनना चाहिए, कितने तरह के डिज़ाइन हो सकते हैं, सब पर हम लोगों ने काम किया है। तो मतलब कम से कम 250 जो कोर्सेज हैं, वो 250 विषय पर हम लोगों ने किया। जेरियाट्रिक केयर है कि वृद्धजन से बूढ़े लोग, उनकी सेवा कैसे होगी। बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेवा शुश्रूषा अच्छी हो रही है। जेरियाट्रिक नर्सिंग की बात है, तो उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने हैबिटेट पर किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल पर किया है। मतलब जब हम कह रहे हैं कि 250 विषयों पर किताबें निकल चुकी हैं, तो शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिस पर हम लोगों ने काम नहीं किया है। आज तो बात है उत्तम जी को स्मरण करने का, याद करने का। अब यह है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति मिले कि हम जो सेकेंड जनरेशन है, जो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, उनको हम प्रबोधित कर सकें, और ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाएं और जल्द से जल्द जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है वह कार्यक्रम पूरा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।